हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। ये हमारा सीरीज़ चल रहा है PYQs का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू विग्रसली सॉल्व द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी पुराने आपके पेपर्स में आए हुए हैं उनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, उनको समझना है और उनका डेटा आपको क्रैम करना है, ठीक है। जो भी डेटा आपके पुराने क्वेश्चंस पेपर में हैं उनको आपको याद करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड बेसिस पे सेम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन केस अगर सपोज हम मान लेते हैं 5 to 10% क्वेश्चंस भी अगर रिपीट हो रहे हैं पुराने पेपर से, तो आप उसको कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने सारे PYQs अटेम्प्ट किए हैं तो PYQs आपने देखे हैं तो आप उनको प्रॉपरली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ है, प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करते हो, PYQs सॉल्व करते हो तो आपको पेपर पैटर्न का आइडिया लगता है। पेपर पैटर्न का आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, 4-5 स्टेटमेंट्स दिया है और पूछा है आपको कौन कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग दिस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके टाइम टेकिंग होते हैं, काफ़ी ये टाइम लेते हैं। तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी है देन यू विल बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर अटेम्प्टिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज गिव द लोएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। मतलब टोटल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें लोएस्ट परसेंटेज कौन सा गैस कंट्रीब्यूट करता है। लोएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है, लोएस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस का नाम, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम GHGs कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और अगर इनका अमाउंट CO2 है, ग्रीन हाउस में ज़ ग्रीन हाउस गैस, तो अगर इनका अमाउंट ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में तो ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज टेम्परेचर, ओके। और क्या होता है, एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है। जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा CO2 का, यही आपको कम करना है। मतलब CO2 कार्बन कैप्चर की बात, कार्बन फुटप्रिंट की बात क्यों होती है, क्योंकि CO2 एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। CH4 इज ऑल्सो अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो CH4 हो गया। NO2 के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ओके। बट इफ यू टॉक अबाउट CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी इज़ वेरी लो। तो ये तो रिएक्ट करता ही नहीं है एटमॉस्फेयर में और ये डायरेक्ट स्ट्रेटोस्फेयर में निकल जाता है और वहाँ पे ओजोन लेयर को हैम्पर करता है। मतलब ओजोन डिप्लीशन के लिए CFC इज़ इम्पॉर्टेंट, CFC कॉज ओजोन डिप्लीटेशन। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बहुत रेयर है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में टिकता ही नहीं है, ये ऊपर निकल जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो CFC होगा। CFC इज़ अ पोटेंट ओजोन डिप्लेटिंग गैस, बट वो ग्रीन हाउस में कोई रोल प्ले नहीं करता है, लोएस्ट रोल प्ले करता है। तो लोएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज CFCs, ओके। Curitiba, a city of Brazil, is famously known for its, ऑप्शंस है, ये एक सिटी है ब्राज़ील का। इट इज़ फेमसली नोन फॉर, पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए ये
काफ़ी ज़्यादा नोन है। ठीक है, ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वाटर नेटवर्क प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, या इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम क्यूरिटेबा की बात करें तो क्यूरिटेबा एक बहुत ही प्लान्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी है और स्पेशली इट इज़ नोन फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ग्लोबली ये काफ़ी फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इन लोगों ने काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स यूज़ किए हैं, इनोवेटिव और इफ़िशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाया है। ठीक है, और ये एक मॉडल सिटी है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, मॉडर्न एज वेल एज मॉडल सिटी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इन्होंने काफ़ी इन्हेंस किया है, बस रैपिड ट्रांजिट्स बनाए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस तो होगा नहीं, वाटर एंड नेटवर्क प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये आपका सही जवाब है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी ऑप्शन नहीं है। क्यूरिटेबा इज फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मतलब मोर देन वन करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला है स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड अ पायनियर स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है, कोई बेयर एरिया है जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होना है, सबसे पहले जो स्पीशीज आता है उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। दूसरा है द प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स द पायोनियर आर यूजुअली लाइकेन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है रॉक्स पे, कोई ये रॉक है, ठीक है, तो इस रॉक पे सबसे पहले लाइकेन ग्रो करता है और लाइकेन यहाँ से इसके रॉक को ब्रेक डाउन करता है बिकॉज लाइकेन सेक्रीट लॉट्स ऑफ एंजाइम सेक्रीट करता है और वो एंजाइम क्या करता है, इस रॉक का सरफेस डिसॉल्व करता है, तो इवेंचुअली वहाँ पे सॉयल का फॉर्मेशन होता है। सॉयल फॉर्मेशन होगा तो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देन प्लांट, मतलब बीजीएस हो गए आपके, ब्लू ग्रीन एल्गीज हो गए, फिर इवेंचुअली यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स आएंगे, देन धीरे धीरे करके सीरियल स्टेजेस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, तो जो पायनियर स्पीशीज होगा वो आपका लाइकेन होगा। लाइकेन क्या है ये भी आप देख लो थोड़ा। लाइकेन है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी या फंजाई, कुछ भी बोलो। ठीक है, इनका आपस में एसोसिएशन होता है। एल्गी का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड प्रिपेयर करना, और फंजाई का काम होता है वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ये इसको फूड प्रोवाइड करता है, दोनों साथ मिल के रहते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जहाँ पे एल्गी का फ़ायदा है फंजाई से और फंजाई का फ़ायदा है एल्गी से। ठीक है, तो दोनों एक साथ रहते हैं, इस तरह के एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। तीसरा है इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर आर रेड स्वैम्प्स। तो पहली बात तो इन्होंने सिर्फ वाटर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने देखा है कि वाटर बॉडी या एक्वेटिक बॉडी की बात करूँ तो वो कई तरह की होती है, मरीन हो सकती है, फ्रेश वाटर हो सकती है, ठीक है, ओशियन वाटर हो सकता है, और इशरीज हो सकते हैं, तो इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो पायनियर स्पीशीज़ चेंज होता है
वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एक्वेटिक बॉडी सिस्टम, कि फ्रेश वाटर में है, मरीन वाटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि सारे में रेड स्वैम्प भी पायनियर स्पीशीज की तरह काम करते हैं, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इन सेकेंडरी सक्सेशन स्पीशीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एनवायरमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि कहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन जैसा भी हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है, उस हिसाब से स्पीशीज़ वहाँ पे इन्वेड करती है। ठीक है, कंडीशन कि वहाँ पे सॉइल कैसा है, वाटर कैसा है, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, उसके हिसाब से स्पीशीज़ वहाँ पे पायनियर स्पीशीज़ का काम करती है। ठीक है, आपका सी गलत है, बाकी ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ए बी एंड डी, दिस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of individual of same species that have come into a habitat from elsewhere during the time period under consideration is referred to as। मतलब ये कोई एरिया है, इसको आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, और यहाँ पे अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल इस एरिया में कहीं बाहर से आ गए हैं ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज के लोग कहीं बाहर से दूसरे हैबिटेट से यहाँ पे आ गए हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो सेम स्पीशीज़ के लोग हैं, यानी कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो पॉपुलेशन साइज़ था, ठीक है, वो अब इन्होंने चेंज कर दिया। पॉपुलेशन अब यहाँ पे सपोज P1 था, तो अब ये पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो गया, चेंज होके P2 हो गया। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर कहीं और से कोई इंडिविजुअल आ जाए सेम स्पीशीज़ का इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, जैसे आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इमिग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लोग डेवलपिंग कंट्री से लोग डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन क्राइसिस, इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत देखने मिलता है, तो इमिग्रेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट एंड एनिमल दैट कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। देखिए क्या होता है कि बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो दो तरह से काम करती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, पीएच, वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स होते हैं जिनके हिसाब से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। तो अगर बॉडी अपना एक इंटरनल कंडीशन मेंटेन करता है, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ भी हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। वो अपना इंटरनल कंडीशन मेंटेन करते हैं इन स्पाइट ऑफ व्हाट द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट इज। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल कंडीशन मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। ठीक है, एग्जाम्पल फिशेस वगैरह हो गए। बेसिकली जो आपका होमोथर्म्स होते हैं, यानी कि मैमल्स, वो रेगुलेटर्स होते हैं, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन जो हेट्रोथर्म्स होते हैं वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो
इस हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मैकेनिज्म शो करता है इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने का। तो यहाँ पे पूछा है कि कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ये करता है कन्फर्मर्स। ठीक है। रेगुलेटर्स मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक इंटरनल कंडीशन मेंटेन करते हैं बॉडी में। माइग्रेटर्स वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड्स का माइग्रेशन फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ठीक है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं ओवर दैट अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम में। कन्फर्मर्स जैसा जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है वैसे वो अपने आप को चेंज करते हैं इंटरनल। सस्पेंडर्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हार्श सिचुएशन में सस्पेंड कर जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइबरनेशन स्लीप, एस्टिवेशन स्लीप का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, फ्रॉग इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। एम्फीबियंस क्या हैं, वो एम्फीबियन सस्पेंडर्स का काम करते हैं, वो हाइबरनेशन पीरियड में चल जाते हैं जब बाहर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग मैकेनिज्म शो करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को डील करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ अ रीजन कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन सच रीजन आर ड्रिल्ड आउट एंड पुट इनटू यूज सच पेट्रोलियम रिजर्व्स फॉर अंडर द कैटेगरी ऑफ। देखिए क्या होता है कि पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर अगर कोई पेट्रोलियम बचा हुआ है तो हम उसको ड्रिल आउट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के रिज़र्व को हम क्या कहते हैं? इस तरह के रिज़र्व को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब कि वो एक्चुअली में यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में अनयूज्ड है, लेकिन फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सकता है, फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, यूजेबल है। ठीक है, स्टॉक होता है कि जिसको फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। एक्चुअल यानी कि जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। रिजर्व यानी कि जिसको बचा के रखा है फ्यूचर के लिए। ठीक है, स्टॉक मतलब टोटल जो प्रेजेंट है। तो हमारा जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आने वाले हैं और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली रिपीट करेगा इन वन फॉर्म और अदर। हो सकता है कि इसी फॉर्म में पूछ ले, हो सकता है कि इसका कुछ रूपांतरण कर दे, कुछ चेंज कर दे, बट ये क्वेश्चन तो ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोटोकॉल और कन्वेंशन दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके ईयर्स को आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये एक एग्रीमेंट था रिगार्डिंग फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो ये ओजोन के लिए था, CFCs वगैरह को बैन करने के लिए था। ठीक है, फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एग्जैक्टली 10 साल बाद हुआ था मॉन्ट्रियल के, तो आप याद रखना कि पहले मॉन्ट्रियल हुआ था फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 10 साल बाद 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल पहला इंटरनेशनल ट्रीटी था। ठीक है, पहला इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात करता था। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने की बात करता था, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करने की बात करता था। कौन? क्योटो प्रोटोकॉल। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है बामाकू कन्वेंशन। बामाकू कन्वेंशन की बात करें तो इसको लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था 1998 में। 1998 में, सॉरी बामाकू कन्वेंशन इज 1998। ओके, बामाकू कन्वेंशन में ये था कि ह्यूमन और इन्वायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है हमें बाई हजार्डस केमिकल, हजार्डस वेस्ट से हमें ह्यूमन और इन्वायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है
तो ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट हो रहा है हजार्डस वेस्ट का, फॉर एग्जांपल कि डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज का हजार्डस और न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जाने लगा। ठीक है, तो जब ये ग्लोबल कंसर्न में ये बात आई तो बमाको कन्वेंशन बनाया गया था कि ट्रांस बाउंड्री मतलब एक कंट्री अपना वेस्ट दूसरे कंट्री में डंप नहीं कर सकती है। तो इस तरह के कन्वेंशन बना करके इन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई फ्रॉम हजार्डस वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, और उनका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, तो बेसिकली क्लीनर प्रोडक्शन को ये इन्हेंस कर रहा था, क्लीनर प्रोडक्शन को इन्हेंस किया गया इस कन्वेंशन में। बेसल कन्वेंशन की बात करें तो बेसल कन्वेंशन एक प्राइमरी गोल था ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम हजार्डस वेस्ट। ठीक है, इसमें देखो बमाको में आपको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोका गया, और बेसल कन्वेंशन जो कि 1989 में किया गया था, इसमें क्या किया गया था, इसमें हजार्डस वेस्ट का एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंट पे बताया गया था और उसके यूज़ को कम करने को या बैन करने को बात करी गई थी। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट बेसल कन्वेंशन। तो क्योटो इज़ 1997, सेकेंड ऑप्शन, ए का सेकेंड यहाँ पे है, बी का फर्स्ट ऑप्शन, सी का इज़ फोर्थ एंड डी का इज़ थर्ड। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीडीपी डज नॉट मेजर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबिलिटी, जीडीपी क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है। ठीक है, इसका सस्टेनेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा है और यहाँ आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन पहला स्टेप ही है कि क्वेश्चन को आप बहुत मतलब प्रिसाइजली और बहुत सही पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे सही तभी आप सही क्वेश्चन को प्रोसेस कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जीडीपी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड की स्पेलिंग गलत है, वेदर इकोनॉमी इज ग्रोइंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये बात तो सही है कि जीडीपी हमें इकोनॉमिक की बात बताता है कि वो ग्रो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज जीडीपी रिफ्लेक्ट्स एनुअल ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़। तो इन्फ्लेशन और प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ तो जीडीपी बता नहीं सकता है क्योंकि ये प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, जीडीपी इन्फ्लेशन से कोई इसका लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है जीडीपी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड शिफ्ट इन एनुअल चेंज इन द कंट्री इकॉनमी। तो ये बिल्कुल सही बात है, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी से ही हम कंपैरिजन करते हैं कि उस कंट्री की इकॉनमी किस साइड शिफ्ट कर रही है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका ये हो गया कि इन्फ्लेशन और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ नहीं बताता है जीडीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। कौन सा खरीफ क्रॉप है, वीट, राइस, कुकुम्बर, मस्टर्ड। तो अगर हम बात करें रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप जो होता है वो खरीफ क्रॉप सोन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं मानसून सीज़न में। इनको ग्रो करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जबकि राबी क्रॉप जो होते हैं वो लगाए जाते हैं ऑटम सीज़न में, यानी कि विंटर सीज़न में, और इसको काटा जाता है समर स्प्रिंग के अराउंड। ठीक है, और मॉनसून वाला फिर ये विंटर्स में इसको काटा जाता है। तो ज़्यादा पानी किसको चाहिए, राइस को चाहिए, मेज़, सोयाबीन, कॉटन, ऐसे प्लांट्स को चाहिए ज़्यादा पानी। ठीक है,
और कम पानी किसको चाहिए? वीट मस्टर्ड ऐसे प्लांट्स। तो वीट मस्टर्ड आर राबी प्लांट्स, कुकुम्बर का आइडिया नहीं है, एंड राइस इज द खारिफ क्रॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नॉट अ बेसिक पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कई बार ही पढ़ा है, तो आप बता सकते हो ये क्वेश्चन। पहला इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, तो बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात करता है। दूसरा है सोशल इक्विटी, मतलब सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़े हैं जो कि सोशल इक्विटी पे बेस्ड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करी गई है अलॉन्ग विथ इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, तो ये भी सही जवाब है। लेकिन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की बात नहीं करी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि रूरल एरिया से लोग मूव करते हैं सिटीज़ में, बिग सिटीज़ का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्राउड ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन कोई भी पिलर नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो इज़ नॉट अ बेसिक पिलर, अर्बनाइजेशन सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर द सेम कम्युनिटी हैबिटेट इज कॉल्ड। देखो, हमने पढ़ा है अलग अलग डाइवर्सिटी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अगर सेम पॉपुलेशन की बात करें, तो सेम पॉपुलेशन में जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, लेकिन द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर द सेम कम्युनिटी और हैबिट में जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, एक इधर एक कम्युनिटी है या दूसरा हैबिटेट है, इधर एक कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में जो डाइवर्सिटी होगा उसको हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, गामा जो है इट रिफर्स टू द ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ लार्ज लैंडस्केप। मतलब कि सपोज डेजर्ट और फॉरेस्ट को कंपैरिजन कर रहे हो आप। ठीक है, इन दोनों को जब कंपैरिजन करोगे तो ये बहुत ही ब्रॉड लैंडस्केप एरिया है, तो यहाँ पे जो टोटल डाइवर्सिटी होगी वो आपका गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब है सेम कम्युनिटी में बात कर रहा है, सेम पॉपुलेशन में नहीं बात कर रहा है, सेम कम्युनिटी में बात कर रहा है। अगर सेम पॉपुलेशन में बात करता तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता, लेकिन सेम कम्युनिटी में बात कर रहा है, लैंडस्केप पे भी बात नहीं कर रहा है तो गामा भी नहीं होगा, और विद इन टू डिफरेंट कम्युनिटी भी बात नहीं कर रहा है तो बीटा भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? अल्फा होगा। ओके, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।